इसका अगला बिंदु है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यानी वैश्विक तापमान। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और इसे कम करने हेतु दुनिया भर में प्रयास जारी है, किंतु समस्या कम होने की बजाय साल दर साल निरंतर बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं हो पा रही है, इस पर कंट्रोल नहीं स्थापित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से पहले हमें ग्रीन हाउस प्रभाव को समझना होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। देखिए ध्यान से देखिएगा कि ग्रीन हाउस उस कमरे को कहते हैं, एक तरह से वो एक कमरा है जिसमें पौधे पैदा किए जाते हैं, जिसमें पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, इस कक्ष की दीवारें ऊष्मारोधी पदार्थों तथा छत ऐसे कांच की दीवारों से बनी होती है। इसकी दीवारें ऊष्मारोधी होती है, जिसमें से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती, ये ऊष्मारोधी होती है। और छत जो है वो कांच की बनी होती है, जिससे सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा पौधे घर में प्रवेश कर जाए। कांच के माध्यम से प्रवेश तो कर जाते हैं, किंतु ऊष्मा उससे बाहर नहीं निकलती है। प्रवेश करती है कांच के माध्यम से, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। और इससे पौधे घर का तापमान शीत ऋतु में भी कम नहीं होने से फिर क्या होता है, जैसे मान लो यहां से ऊष्मा निकलती नहीं है तो सर्दी ऋतु में भी ये गर्म रहता है, और उससे क्या होता है कि उसमें अधिक तापमान में वृद्धि करने वाले पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं। तो यहां पर इस ग्रीन हाउस में वो पौधे भी उगाए जा सकते हैं जो अधिक तापमान वाले होते हैं। और पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ना भी इसी प्रकार से होता है। हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। सूर्य की किरणों से ऊष्मा लेती है। हमारी ये पृथ्वी है, इस पर सूर्य की किरणें आती है और ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती। सूर्य से आई किरणें धरती से टकराई और फिर परावर्तित होकर के फिर पृथ्वी से परावर्तित हो जाती है, परावर्तित होकर के वायुमंडल में पुनः चली जाती है और ये किरणें पुनः लौट जाती है। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है। धरती के वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं और इनमें से अधिकांश गैसें धरती के ऊपर एक प्राकृतिक आवरण बना लेती है। जैसे यहाँ बहुत सारी गैसें हैं और वो सारी गैसें वो इस पृथ्वी पर, ये हमारी पृथ्वी, इस पर बहुत सारी गैसों का आवरण बना होता है। फिर क्या होता है कि इससे अधिकांश गैसें धरती के ऊपर प्राकृतिक आवरण बना लेती है और यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को उस तरह रोके रखता है जैसे ग्रीन हाउस में कांच की दीवारें वायुमंडल के बढ़ते तापमान की तुलना इस ग्रीन हाउस से की जाती है, क्योंकि पृथ्वी से परावर्तित सौर किरणों के लिए ये प्रदूषणकारी वायुमंडलीय गैसें ऊष्मारोधी दीवार की भूमिका निभाती। अपन ने अभी देखा ग्रीन हाउस में ये ऊष्मारोधी दीवारें होती है या कांच की छत होती है, यहाँ से उसमें जैसे किरणें आती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। यही यहाँ होता है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसों का आवरण होने से सूर्य की किरणें वापस वायुमंडल में नहीं जा पाती है, वो इस पृथ्वी पर ही रह जाती है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और यही ग्लोबल वार्मिंग है। धरती के ऊपर ऐसा आवरण बना लेती है और इससे पृथ्वी एक गर्म गैस युक्त कैमरे के समान हो जाती है। इस तरह गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जाना जाता है। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसें जो है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं और इन गैसों के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है और यही ग्लोबल वार्मिंग है। अच्छी तरह से आप इसको समझ लेना। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? भाई ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मनुष्य है और उसकी गतिविधियां हैं। मनुष्य कुछ न कुछ करता रहता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। जो अपने आप को पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझता है वो अनजाने में या जानबूझकर अपना जो रहवास है, धरती हमारा रहवास है, इस रहवास में ये इस रहने के स्थान को खत्म करने पर तुला हुआ है। यानी मनुष्य अपनी गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इन गैसों का निर्माण करता है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसें बनती है, जिससे इन गैसों का आवरण घना होता जा रहा है और यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है। यह आवरण क्या करता है? सूर्य यानी पृथ्वी से जो किरणें परावर्तित होती है उन किरणों को वापस रोक लेता है।
और इससे वाहन है, हवाई जहाज है, बिजली बनाने वाले जो संयंत्र है, उद्योग धंधे हैं, इनमें अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन से कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी होती है। जंगलों का बड़ी संख्या में विनाश, ये दूसरा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा कारण है। एक तो पहला कारण तो ये हो गया मनुष्य की अमानवीय या हानिकारक गतिविधियां। दूसरा है अंधाधुंध कटाई, जिससे जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, जैसा आप जानते हैं। लेकिन इसकी बहुत अधिक कटाई से ये प्राकृतिक नियंत्रक भी हमारे साथ हाथ से छूटता जा रहा है। इसकी एक अन्य वजह CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक यंत्रों में काम में ली जाती है। रेफ्रिजरेटर में और अग्निशामक यंत्रों में इसे काम में लिया जाता है। यह धरती के ऊपर बने प्राकृतिक आवरण ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती है। CFC गैस, कौन? CFC। और ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र हो चुका है अंटार्कटिका और उत्तरी ध्रुव पर, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंच रही है। इस तरह से उसे लगातार गर्म बना रही है। बढ़ते तापमान का नतीजा ये हुआ कि ध्रुवों पर सदियों से जमी बर्फ है वो पिघलने लगी है। विकसित हो या अविकसित देश, हर जगह बिजली की जरूरतें बढ़ती जा रही है। बिजली के उत्पादन के लिए जीवाश्म का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में करना पड़ता है और इसके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को बढ़ा देती है। इसका नतीजा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आता है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है? देखिए, एक तो है वातावरण का बढ़ता तापमान। ग्लोबल वार्मिंग से वातावरण का तापमान बढ़ता है। पिछले 10 सालों से धरती के औसत तापमान में 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी हो गई है। धरती का जो तापमान है 0.3 से लेकर के 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। और आशंका ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग में और बढ़ोतरी होगी। यानी 1995 से 1895 के बाद साल 2012 को सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया। 2012 का जो साल था वो सबसे गर्म था। समुद्र की सतह में बढ़ोतरी, ग्लोबल वार्मिंग से धरती का तापमान बढ़ रहा है और हमारे जो ग्लेशियर है उस पर बर्फ जमी हुई वो पिघल रही है। ध्रुव पर जो बर्फ है, बर्फ पिघलेगी, पानी बनेगी और पानी कहाँ जाएगा? समुद्रों में जाएगा। तो समुद्रों का सतह का तापमान बढ़ेगा ना, सतह बढ़ेगी। कई स्थानों पर यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्लेशियरों के बर्फ पिघलने से समुद्रों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे साल दर साल उनकी सतह में बढ़ोतरी होती जाएगी और समुद्रों की सतह बढ़ने से प्राकृतिक तटों का कटाव शुरू हो जाएगा, जिससे इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। इस प्रकार तटीय जो ये कोस्टल जो है इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोग बेघर हो जाएंगे। जो समुद्री किनारे पर रहने वाले लोग हैं, आज भी देखते हैं कि समुद्र है वो बढ़ रहा है। जैसे हम मुंबई को ले लें, मुंबई के पास समुद्र तट पर रहने वाली जो बस्तियां हैं वो इधर उधर बढ़ती जा रही है। बहुत सारा इलाका है जो है समुद्र ने ढक लिया है। तो ये कारण क्या है कि जो बर्फ पिघल करके समुद्रों में आ रही है, इससे उनका जो सतह है वो बढ़ रही है। अभी तक समुद्री जल स्तर बढ़ने से दुनिया के 18 द्वीप जलमग्न हो गए हैं। कितने? 18 द्वीप जलमग्न हो गए हैं। भारत में 54 द्वीपों के समूह सुंदर वन पर खतरा मंडरा रहा है। 54 द्वीपों का जो एक समूह है सुंदरवन, वहां पर खतरा मंडरा रहा है, वो इसी प्रकार डूबेगा। जैसे ऑकलैंड न्यूजीलैंड 10 लाख की आबादी वाला किरिबाती द्वीप भी संकट में है। ऑकलैंड और न्यूजीलैंड, इसमें 10 लाख की आबादी है उस किरिबाती द्वीप में, जो कि इसी संकट में है कि समुद्र की सतह में बढ़ोतरी हो रही है और वो द्वीप संकट में है। भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली जो बाढ़ के कारण खतरे में है। बाढ़ आती है और वो माजुली द्वीप है वो असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बना हुआ है। वहां बाढ़ आती है तो उसे बहुत अधिक खतरा बना हुआ है और इसका क्षेत्र है 1287 वर्ग किलोमीटर, जिससे घटकर के 557 किलोमीटर रह गया है। 1287 से 557 वर्ग किलोमीटर घटकर के रह गया, इसका मतलब आधा तो डूब गया। और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से 2020 तक 14 द्वीप पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। 14 द्वीप तो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। ये स्थिति है ग्लोबल वार्मिंग की।
मानव स्वास्थ्य पर असर। मानव स्वास्थ्य पर क्या असर है? देखिए, जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ेगा और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर जैसे संक्रामक रोग बढ़ेंगे और वो समय जल्दी ही आएगा जब हम में से अधिकांश को पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए ताजा भोजन, सांस लेने की शुद्ध हवा भी नसीब नहीं होगी। और वो दिन लगभग आ गया है। आज भी हम स्वच्छ पानी नहीं पी पा रहे हैं और हमारे लिए ताजा भोजन भी नहीं है, सांस लेने की शुद्ध हवा भी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का पशु पक्षियों पर, वनस्पतियों पर असर, यानी इससे क्या है कि वनस्पतियां नष्ट हो जाएगी, पशु पक्षी मर जाएंगे। पशु पक्षी जब पानी में मरेंगे या अगर मान लो वन में भी पशु पक्षियों में, वनों का को जब हम काटेंगे, नष्ट करेंगे तो पशु पक्षियों की प्रजातियां मरेगी, जिससे पृथ्वी की जो श्रृंखला है वो खतरे में आ जाएगी। इससे बुरी तरह से हमारी पृथ्वी है वो प्रदूषित होगी, बुरी तरह से अनियमित हो जाएगी। ग्रीन हाउस के मुख्य कारक, आप प्रश्न आ सकता है ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य कारक कौन से? जैसे पावर स्टेशन से 21.3%, बिजलियों से, इंडस्ट्री से 16.8, यातायात और गाड़ियों से 1.4 से 4%, खेती किसान उत्पादन से 1.2 से 5% तक ये कारक है। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से 1.1 से 3% तक, रहवासी क्षेत्रों से 10.3%, बायोमास जलाने से 10% और कचरा जलने से 3 से 4% तक ये ग्रीन हाउस गैसें बनती है। ये कारक हैं। अब इसको हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाकर इसे नियंत्रित करना चाहिए। हमें जो पढ़े लिखे हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो, इस प्रकार की गतिविधियां लोगों को समझाएं। जरूरी है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखें, हरा भरा रखें, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, कार्बनिक ईंधन के प्रयोग में कमी लाया जाए, जिससे ऐसे ईंधनों का उपयोग ना करें जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड या जहरीली गैसों का उत्पादन होता है। कार्बन मुक्त ऊर्जा संसाधन जैसे सूर्य, वायु, नाभिकीय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाए। वन क्षेत्र की कटाई रोकने के समुचित उपाय किए जाए। वन क्षेत्र की जो कटाई है वो रोकना अति आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक चिंतन। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आ सकता है, जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन के अस्तित्व और विकास से जुड़ी एक गंभीर वैश्विक समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में बड़े पैमाने पर उथल पुथल प्रत्याशित है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के द्वीपों का अस्तित्व तो संकटग्रस्त हो ही रहा है, इसके साथ साथ मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव और उसके साथ साथ आपदाओं जैसे बाढ़ है, सूखा है, समुद्री तूफान है, इनकी आवृत्ति भी हो रही है। जलवायु परिवर्तन से ये बाढ़, सूखा, समुद्री तूफान, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण प्रकृति जन्य संकट हमारे समक्ष खड़े हो रहे हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ओजोन परत में छेद हो जाने के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता घट रही है। कुल मिलाकर प्रकृति के निर्मम संहार के चलते उत्पन्न जलवायु परिवर्तन आज विश्व के समक्ष ज्वलंत और मुख्य चुनौती बन गई है। इस दिशा में दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पहली बार वैश्विक स्तर पर 5 से 16 जून 1972 के मध्य स्टॉकहोम में पहली बार वैश्विक स्तर पर ध्यान रखेंगे। 5 जून से लेकर के 16 जून 1972 में स्टॉकहोम जो स्वीडन में है, मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था। प्रथम वैश्विक स्तर पर मानवीय पर्यावरण पर 5 से 16 जून तो स्टॉकहोम में, और इसमें विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 10 से 18 मई 1982 को नैरोबी में राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। 10 वर्ष बाद दूसरा, और पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न कार्य योजनाओं का एक घोषणा पत्र भी स्वीकृत किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ जो 1903 से 14 जून 1992 में रेडियो जेनेरो
जेनेरियो ब्राजील में की गई। पहला 1972 में, दूसरा 82 में और तीसरा 92 में। पहला कहां हुआ? स्वीडन स्टॉकहोम। दूसरा वैश्विक सम्मेलन नैरोबी केन्या और तीसरा 1992 रियो डी जेनेरियो, यानी जून और मई इनमें हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावरण और विकास को अनिवार्य स्वीकार करते हुए पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी देशों के सामान्य अधिकारों एवं कर्तव्यों को सैद्धांतिक रूप से परिभाषित किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सार्थक प्रयासों हेतु जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी यूएनएफसीसी नामक संधि, यूएनएफसीसी संधि, यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस पर एक संधि हुई और उस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि जलवायु परिवर्तन पर पहला संयुक्त सम्मेलन COP1 1995 बर्लिन में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर प्रथम सम्मेलन COP1 1995 में बर्लिन में जर्मनी में हुआ था। तब से अब तक इसके 20 वार्षिक सम्मेलन हो चुके हैं। कितने हो गए हैं? 20 वार्षिक सम्मेलन हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014, इस पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न आ सकता है कि टिप्पणी लिखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन 2014। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ COP20 पेरू की राजधानी लिमा में 1 से 14 दिसंबर 2014 तक आयोजित किया गया। 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक। और सम्मेलन में क्या क्या बिंदु थे? पहला बिंदु था दुनिया के 194 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उनकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों के लिए 12,500 राजनीतिज्ञ, राजनयिक, जलवायु कार्यकर्ता, मीडिया कर्मियों ने भाग लिया था। इसमें 12,500 और जलवायु परिवर्तन की समस्या और उसके समाधान पर गंभीर चर्चा की गई। और इसका जो उद्घाटन, इसकी अध्यक्षता पेरू के पर्यावरण मंत्री मैनुअल पुलगर विदाल ने इसकी अध्यक्षता की थी। मैनुअल पुलगर विदाल अध्यक्षता की। और सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी संबोधित किया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे बान की मून, उस समय उन्होंने भी उसे संबोधित किया। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। हमारे भारत से उस समय 2014 वाले में कौन गए थे? जलवायु और परिवर्तन मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने इसमें भाग लिया था, जो कि ये लीमा में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के राष्ट्रीय संकल्पों के लिए आम सहमति वाले प्रारूप की स्वीकृति रही और जिसमें भारत सहित विकासशील देशों की चिंताओं का समाधान किया गया। सम्मेलन में भारत के लिए सबसे बड़ी सफलता यह थी कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के राष्ट्रीय संकल्पों के लिए बने सहमति प्रारूप में भारत की सभी बातें मानते हुए विकासशील देशों की चिंताओं का समाधान किया गया। अमीर देशों को अधिकाधिक कठोर वित्तीय मदद की प्रतिबद्धताएं करने और 2020 में हरित जलवायु कोष बढ़ाकर $100 अरब प्रतिवर्ष करने का अधिकार दिया गया है 2020 में। समझौते के अनुसार सभी संयुक्त राष्ट्र संघ देश अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को पेरिस सम्मेलन में प्रस्तुत करेंगे। ये इसका मुद्दा था। संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन 2015, वो 2014 था, ये 2015। संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन पर यूएनएफसीसी दलों का ये 21वीं वार्षिक सत्र होने के कारण इसे 21वीं यूएनएफसीसी 21 के नाम से जाना जाता है। और इसके बिंदु कौन कौन से देखिए। पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल को भारत सहित 175 देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हस्ताक्षर किए। 22 अप्रैल 175 देशों ने। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री और संयुक्त राष्ट्र सभा में गए हुए समारोह में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के पर्यावरण मंत्री ने यह भी किसी दिन
विश्व में इतनी बड़ी संख्या में देशों की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर का एक रिकॉर्ड है। 1982 में 119 देशों ने समुद्री सुरक्षा से जुड़ी संविधा पर हस्ताक्षर किए थे। समुद्री सुरक्षा पर इसमें 175 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सभी देशों को अपने देश की संसद से इस समझौते का अनुमोदन कराना होगा। विश्व में कम से कम 55% कार्बन उत्सर्जन के जिम्मेदार 55 देशों के अनुमोदन करने के 30 दिनों के भीतर यह अस्तित्व में आ जाएगा। ये इसके मुद्दे हैं। समझौते के तहत सदस्य देशों ने 21वीं सदी में दुनिया के तापमान वृद्धि 2 डिग्री से कम स्तर तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है कि 2 डिग्री से कम हो जाए। भारत ने जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में कटौती के साथ 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। जलवायु परिवर्तन 2015 में 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा। पेरिस समझौता विकासशील देशों के विकास की अनिवार्यताओं को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान और पर्यावरण संरक्षण देखिए, हमारे देश में पर्यावरण के अनुकूल एक समृद्ध संस्कृति रही है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने पर्यावरण को संवैधानिक स्तर पर मान्यता देते हुए इसे सरकार और नागरिकों के साथ संवैधानिक दायित्व के साथ जोड़ा है। संसद द्वारा 42वें संशोधन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों को पारित करते हुए संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशित तत्वों और मूल कर्तव्यों में सम्मिलित करते हुए ये बात कही है। भारतीय संविधान पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना सजग है, इसके लिए देखिए, पहली बात, राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण सुधार और संरक्षण व्यवस्था करेगा, वन जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगा। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, अन्य जीव भी है, इनकी रक्षा करे और इनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उन गतिविधियों से बचाया जाना चाहिए जो उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुंचाती हो। भारतीय संविधान कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 और 253 को काफी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पर्यावरण को ध्यान में रखकर कानून बनाने के लिए अधिकृत करते हैं। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 252 और 253। भारतीय संविधान में सिर्फ पर्यावरण को बचाने की अवधारणा निहित है, न सिर्फ पर्यावरण को बचाने की अवधारणा निहित है, बल्कि पर्यावरण असंतुलन से होने वाले दुष्प्रभावों की रक्षा करने तो ध्यान दिया गया है। और ये संसद में अधिनियम पारित किए गए हैं। उनमें से कौन कौन से? देखिए, पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 23 मई 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी इस अधिनियम को, और इस अधिनियम में प्रदूषण को निर्धारित मानदंडों का प्रथम बार उल्लंघन करने पर 5 वर्ष की जेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना, मानदंडों का निरंतर उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना और 7 वर्ष की कैद का प्रावधान है। पर्यावरण से संबंधित उल्लंघन करने पर, नियमों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति 2 माह का नोटिस देकर जनहित में मुकदमा कर सकता है। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम की धारा 5 के तहत प्राधिकृत है कि अपनी शक्तियों के निष्पादन हेतु स्थापित प्राधिकारियों को लिखित निर्देश दें। केंद्र सरकार ये अधिकार है केंद्र सरकार को कि अधिनियम की पालना नहीं करने वाले उद्योगों को बंद करवाने और बिजली पानी सेवाएं रोकने के निर्देश दे सकती है। ये हमारे अधिनियम पारित किए जा चुके हैं। दूसरा अधिनियम बनाया था वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 था, और इस अधिनियम में राज्य सरकार अपने विवेक से किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। समस्त औद्योगिक इकाइयों को राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। जो भी उद्योग धंधे लगते हैं उनको राज्य से अनापत्ति एनओसी लेनी जरूरी है। अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने पर उद्योग धंधे बंद कराए जा सकेंगे। विद्युत जल कनेक्शन भी विच्छेद करवा सकेंगे। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन 1988 में वापस संशोधित हुआ, और इस अधिनियम की मुख्य विशेषता जल को प्रदूषण मुक्त रखने के उपाय से संबंधित है। जल प्रदूषण नियंत्रण जो 1988 में हुआ, उद्योग की स्थापना से पहले प्रदूषणकर्ताओं को कड़े दंड और शास्ति का प्रावधान किया गया है। वन्य पशुओं के संरक्षण प्रबंधन को सुनिश्चित करना, इसकी बातें हैं। पशु शिकार और चमड़े से बनी वस्तुएं निषिद्ध करना, अवैध आखेट की रोकथाम, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना,
उल्लंघन पर अपराधियों को 3 साल से लेकर 5 साल का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना। राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार पर संबंधित अपराधी को 10 वर्ष तक का कारावास, जेल। अगर कोई राष्ट्रीय पशु बाघ का शिकार कर लेता है, मोर का शिकार कर लेता है, तो उसे 10 वर्ष की जेल होती है। पर्यावरण संरक्षण। कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले ये हैं कि पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए हमारी न्यायपालिका ने हमेशा तत्परता दिखाई है। समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए और उसके उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जैसे सभी सिनेमा हॉल, चल सिनेमा, वीडियो पार्लर, ब्यूटी पार्लर अनिवार्य रूप से कम 2 पर्यावरण संबंधी फिल्मों का संदेश अनिवार्य रूप से प्रत्येक शो में निःशुल्क दिखाएंगे। ये उनके लिए लाइसेंस जारी करते समय पूर्व शर्त होगी। सिनेमा हॉलों द्वारा लघु अवधि को पर्यावरण तथा प्रदूषण संबंधी सूचनाप्रद फिल्म दिखाना। पर्यावरण तथा प्रदूषण संबंधी रुचिकर कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन 5 से 7 मिनट अवधि के लिए तथा सप्ताह में एक बार लंबी अवधि के लिए दूरदर्शन और रेडियो पर प्रदर्शित किया जाए। आपने देखा होगा कि रेडियो पर, चैनलों पर जो है पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं क्यों आती है, तो ये कानून बना हुआ है। छात्रों में सामान्य जागृति लाने के लिए पर्यावरण को विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में एक अनिवार्य विषय बनाया जाना। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने संघीय सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण को दिल्ली के ऐतिहासिक नगर को प्रतिदिन साफ करने, सघन वानिकी अभियान को चलाने तथा आरक्षित वन कानून लागू करने के आदेश भी दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने जन समस्या तथा आगरा ताजमहल की जो विश्व धरोहर को बचाने के लिए 292 कोयला आधारित उद्योगों को बंद करने और अन्यत्र ले जाने, वहां पर उच्चतम न्यायालय ने दिया है गैस ईंधन आधारित बनाने के उद्देश्य से आदेश पारित किए। न्यायालय में 1999 में सचिव पर्यावरण वन मंत्रालय तथा सचिव पर्यटन मंत्रालय को निर्देश दिया कि पर्यटकों से एकत्र किया गया कोष लगभग 20 करोड़ स्मारक संरक्षण के तथा नगर के सौंदर्यीकरण में व्यय किया जाएगा। ये कानून बने हुए। उच्चतम न्यायालय ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। सन 2000 से 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाए। दिल्ली में अप्रैल 2001 से टैक्सियों, ऑटो रिक्शा तथा बसों में सीएनजी का प्रयोग शुरू किया गया। सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया जाए। पर्यावरण संबंधी जागरूकता और महत्वपूर्ण दिवस, आप ये एक नंबर का प्रश्न आ सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, वन महोत्सव दिवस 28 जुलाई को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है? उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है? उपभोक्तावाद एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसका सीधा अर्थ समाज के भीतर व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य हैं, उसे बस सही तरीके से जरूरी वस्तुओं के रूप में बाजार में स्थापित करना है। उद्योगपति अपने निजी लाभ के लिए जो वस्तुएं बाजार में बेचते हैं, उसके प्रति ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उनके मन में कृत्रिम इच्छाओं को जागृत करते हैं। ग्राहक को महसूस होता है कि इस वस्तु के बिना तो उसका काम चल ही नहीं सकता। यही अव्ययपूर्ण उपभोग की शुरुआत कही जाती है। विकसित देशों में विश्व की 1/4 आबादी निवास करती है। विकसित देश है उसमें 25% आबादी निवास करती है, किंतु विश्व के कुल संसाधनों का 3/4 उपभोग इन्हीं के द्वारा किया जाता है। लेकिन संसाधनों का 75%, 25% जनसंख्या जो है वो 75% संसाधनों का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए अमेरिका की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 5% होते हुए भी हमारे देश की कितनी है? लगभग 17% होते हुए विश्व के कुल पेट्रोलियम उत्पादों का 20% व्यय अमेरिकी उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। 20% जो पेट्रोल है वो अमेरिका द्वारा चलाया जाता है। इसी तरह विकसित देशों में घरों, वाहनों में एयर कंडीशनरों का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है। इसी कारण से ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और कमोबेश सभी विकसित और विकासशील देशों की स्थिति अमेरिका जैसी ही है। पश्चिमी संस्कृति के चकाचौंध में भारत सहित अन्य विकासशील देश आ चुके हैं
और इस सोच को विकसित करने में विज्ञापनों की अहम भूमिका रही है। पिछले कुछ दशकों से आपूर्ति का अर्थशास्त्र और इसकी अवधारणा खूब चल रही है कि माल बनाते रहो, ग्राहक तो मिल जाएंगे जहां ग्राहक तैयार नहीं है। ये आपूर्ति का अर्थशास्त्र है कि माल बनाते रहो, ग्राहक मिलते जाएंगे, और वहां विज्ञापन द्वारा आकर्षण पैदा करके ग्राहक तैयार किए जाते हैं। अधिकाधिक औद्योगिक उत्पादन की इस होड़ में सरकारें और बैंकों का समर्थन भी मिल रहा है। सरकारें उनको लोन देती है। निरंतर अनावश्यक खरीदारी से उपभोक्ता की जेब, पर्स, बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड खाली होने के बाद आर्थिक संकट अर्थात दिवालियेपन का शिकार हो रहे हैं। ये था आपका पाठ ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आपके 2 पार्ट में ये पूरा किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।